जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। जी आदरणीय राहुल सर, स्वागत है सर। धन्यवाद आपको और सभी को नमस्कार, जोहार। निश्चित रूप से मैं थोड़ा देर से जुड़ा तो मृत्यु भोज वाला तो डिस्कशन नहीं सुना, और इसके पहले मृत्यु भोज पे काफ़ी डिस्कशन हुआ था। मैं जानना चाहूँगा कि मृत्यु भोज पे क्या डिस्कशन हुआ, लेकिन दहेज पे चूँकि डिस्कशन थोड़ा सा मैंने लास्ट में सुना 2-3 लाइन, तो पहले मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पे जिनका जिनका नाम लिया गया था उनमें से एक अनुपम सिंह हैं, अभी लेफ्ट कर गए। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो अगर दहेज प्रथा पर काम कर रहे हैं तो कितनी सफलता मिली। अगर रामपुर मिलक से यहाँ पे कोई है तो थोड़ा सा कमेंट करें, या स्वयं हरीश कुमार आईडी से जो है वो स्वयं थोड़ा सा कमेंट करें कि क्या रिजल्ट मिला, तो मैं आगे बोलूँगा। हाँ सर, रिजल्ट अभी शुरुआत हुई है और रिजल्ट कुछ लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है, काफी लोगों ने बंद कर दिया है, ना ले रहे ना दे रहे। मैं भी नहीं लेता देता हूँ, तो मेरे 2 बेटियां हैं, तो मैंने तो कुछ ना दिया ना लिया। भाई की भी शादी की हमने, तो हम नहीं करते सर। हम लोगों ने छोड़ रखा है, बीड़ी सिगरेट नशे की चीज भी मेहमान को नहीं देते हैं घर पर। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने लड़की की शादी की या लड़के की जिसमें आपने नहीं दिया? हमने बेटी की शादी की तो अपने जो हमको इच्छा थी वो वैसे दिया, मगर बाकी उनको तय नहीं किया। जो लड़के वाले थे उन्होंने कह दिया कि हम बेच नहीं रहे लड़के को। तो मतलब कि आपने दिया, सही बात है ना? नहीं दिया सर, हमने आपने कुछ भी नहीं दिया? केवल खाना खिलाया। हाँ, नहीं, खाना खिलाया, जो हमारी अपनी खुशी थी वो वैसे अपने सामान जो देना था वो दे दिया। उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने मांगा नहीं, आपने दे दिया। देखिए, मैं कहना एक्चुअली आपके माध्यम से यह चाहता था, इस प्रश्न के माध्यम से, कि जनरली मैं देखता हूँ कि मृत्यु भोज या विवाह शादी के जो खर्चे हैं या फिर दहेज प्रथा या अन्य बुराइयाँ, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो कुछ उदाहरण ऐसे दे देता है जो उनके बात के पक्ष में हो, और उनको लगता है कि नहीं, धीरे धीरे हो रहा है। मतलब मृत्यु भोज वाले दिन उस बैठक में भी ऐसे उदाहरण दिए गए थे 2-4, लेकिन आप पाएंगे कि ये समाज व्यापी नहीं हो पा रहा है। ऐसे 2-4 उदाहरण मतलब अच्छे हैं, कोई बात नहीं है, और ये भी गारंटी नहीं है कि जिसके घर में हुआ है वो चीज़ वो अगले 3-4 पीढ़ी तक बरकरार रहा। यह भी एक समस्या है। तो हम लोग को मनोविज्ञान की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या उपाय है। जैसे अभी चूँकि संदर्भ में दहेज प्रथा ही मैंने चूँकि इसके बारे में 1-2 लाइन आपका सुना था, तो अब शुरुआत तो ऐसे ही हुई होगी कि भाई बेटी हम दे रहे हैं और हिस्सा तो हम बेटी को देंगे नहीं, तो चलिए इसको कुछ दान के रूप में दे देते हैं। और वो एक्चुअली बहुत काम करता है। यदि दामाद का परिवार किसी दिन आर्थिक मुसीबत में फंसता है तो ये सब काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब खास करके हमारे सोसाइटी में ये ज़्यादा कोड है, एग्रेरियन सोसाइटी में, जो भी किसान समाज है, कि हम लोग खेती के दूसरे विकल्प के रूप में नौकरी को देखते हैं। बीच वाला जो बिजनेस और अन्य चीज़ें हैं, हम लोग उसको थोड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं, किसानी को भी हेय दृष्टि से देखते हैं। तो नौकरी, अब यहीं से सब गड़बड़ शुरू होता है कि ये पूरा का पूरा दहेज प्रथा जो है, बजाय सोशल सिक्योरिटी के रूप में समझने के, यह जो है पूरा का पूरा ट्रांजैक्शनल लेन देन का मामला हो जाता है, जहाँ पे सप्लाई डिमांड का हो जाता है। यहाँ पे सप्लाई कौन है? तो सरकारी नौकरी वाले लोग, और डिमांड कौन कर रहे हैं? तो जो भी पे कर सकते हैं, जो भी लड़की वाले, जितने लड़की वाले हैं जो पे कर सकते हैं। वहीं से जो है रश शुरू होता है कि हमको चाहिए क्या? हमको केवल गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए। अब उस गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ही आप 1 लाख बोलेंगे, तो हमको अगर पता चलेगा हम 1.5 लाख बोल देंगे, कोई आगे आके 2 लाख बोल देगा, और इस तरह से आज के डेट में करोड़ों रुपया तक, अगर कोई आईएएस है तो करोड़ों रुपया तक चले जाता है। दिक्कत यही है कि, और इसको आप रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमेशा जिसके पास पैसे रहेगा वो चाहेगा कि हम पैसे का दबाव दे के लड़के को ले लें। अच्छे लड़के को, अच्छा कमाने वाले लड़के को, अच्छा लड़के ने अच्छा कमाने वाले लड़के को जो गवर्नमेंट सर्वेंट में जरूर ले लें। तो इसका काट जनरली मैं ये कहता हूँ कि धीरे धीरे
यदि हम लोग उद्यम को भी उतना ही रिस्पेक्टेबल बना दें आम नज़र में, तो ये समस्या अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। रिस्पेक्टेबल इन द सेंस कि जैसे अभी गवर्नमेंट सर्वेंट को रिस्पेक्टेबल देखा जाता है, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा कम रिस्पेक्टेबल देखा जाता है यदि वह नौकरी है, पर उद्यम को सबसे कम रिस्पेक्टेबल देखा जाता है, सबसे ज़्यादा रिस्की समझा जाता है। पर चूंकि नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, तो समय की मांग भी है कि हम अपने युवाओं को उद्यम की ओर ढकेलें और फिर उनको उसी रिस्पेक्ट से देखें कि ये उद्यम में गया है और सक्सेसफुल। हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे नीतीश जी जुड़े हुए हैं और काफ़ी उद्यमी व्यक्ति, मैं उनको समझता हूँ। भारत जी जुड़े हुए हैं, भारत जी उद्यमी व्यक्ति। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यदि हम लोग अन्य विकल्पों को भी यदि रिस्पेक्टेबल मानने लगे समहाउ, उसके लिए भी हमें नज करने और तरह तरह की चीज़ें करने की जरूरत पड़ी है। और कैसे नज करेंगे, तो यही है कि भाई इनकम के सोर्स के रूप में, चूंकि नौकरियां जो हैं, सरकारी नौकरी तो वैसे ही और प्राइवेट नौकरियां भी संकुचित हो रही हैं, अवसर संकुचित हो रहे हैं, सीमित हो रहे हैं, तो हम लोग को वेंचर आउट करना पड़ेगा और इसलिए रिस्पेक्टेबल है। जब ये धारणा लोगों के मन में जाने लगेगी लेखों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, तो स्वतः ये जो समस्या है डिमांड सप्लाई का, कि कुछ ही लोगों के पीछे अनेकों लोग दौड़ रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। और फिर ये मेरा यही सुझाव, मैं इतना ही कहना चाहता था। सभी को धन्यवाद। एक बात मैं जोड़ना चाह रहा हूँ जो राहुल जी ने बताया कि जैसे मेन जो समस्याएं हैं उसके जड़ में नहीं जाते हम लोग, सीधे उसके ऊपर ऊपर देखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो भाई प्लीज दहेज मत लिया करो, ये खराब बात है। लेकिन जो बिल्कुल जो राहुल जी ने बहुत सही तरीके से उसको रखा, मैं एक बात और जोड़ दूं इसमें कि जो डिमांड सप्लाई का गैप है, जो लड़की वाला है वो चाहता है कि हमें अच्छे से अच्छा लड़का मिले, और अच्छे की परिभाषा क्या है वो खुद वो तय करता है। एक जो परसेप्शन बना हुआ कि जो सबसे अच्छा लड़का होता है आईएएस आईपीएस सबसे अच्छा लड़का होता है। तो अब क्या हो, फिर उसके बाद अलग पीएसयू हो गए, पटवारी, ये नहीं कुल में गवर्नमेंट जॉब, ये सबसे अच्छा लड़का माना जाता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ ये परसेप्शन में है। तो जब हमारे पास लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है और जो 50% लोग हैं, जिस लड़की के माता पिता वो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लड़का ही हमारा दामाद बने, इस कारण से क्या हो रहा है कि असंतुलन पैदा हो रहा है। तो जो अगर हम लोग इस समझाने में अगर सफल हो पाए, समझाने का प्रयास करें कि गवर्नमेंट जॉब इज नॉट द ओनली थिंग, जो उद्यमिता है, अगर किसानी है, खेती, ये सब लोग मतलब समता का भाव, जो लोग समतावादी लोग होते हैं, समता का भाव अगर मन में आने का प्रयास करें, नहीं जो बिजनेस कर रहे हैं भले रिस्क है, लेकिन बिजनेस वाला ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकता लाइफ में, अगर ये बात समझाने में सफल हो तो ऑटोमेटिकली ये दहेज वाली बात खत्म हो जाएगी। दूसरा बात जो मैं जो जोड़ना चाहता हूँ, तो राहुल जी की बात हो गई, मैं जोड़ना ये चाहता हूँ कि जो लड़की के माता पिता हैं, वो अगर ये पहले से कहते हैं कि भाई मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये हमारी बेटी की है, 50% हमारी प्रॉपर्टी बेटी की है, इसमें चाहे तो आप शादी में खर्च करवा लो, चाहे दहेज के रूप में ले लो, चाहे सोने के रूप में ले लो, ये हमारा अपना बैलेंस शीट बड़ी पारदर्शिता के साथ अपने होने वाले समधी जो प्रोस्पेक्ट उनको बता दें कि मेरे पास भाई साहब इतना जमीन है, इतना हमारे पास ये है, उसमें से आधा 1/3 हम अपनी बेटी को, 1/3 मतलब ये कि मैं और मेरी वाइफ 1/3 लेंगे, 1/3 मेरा बेटा लेगा, 1/3 मेरी बेटी लेगी। तो मैं पहले बता दूं कि मेरे पास इतना बैलेंस शीट है, आप बता दो किस रूप में लेना चाहते हो, चाहे तो हम बेटी के अकाउंट में जमा कर दें, चाहे तो जमीन उसके नाम पे कर दें। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये पारदर्शिता लोग पसंद नहीं है, लोगों को क्या है पारदर्शिता पसंद नहीं है, तो लोग लुका छिपी खेल खेलते हैं, फिर कहते नहीं मुझे इतना देना पड़ा, मैं तो परेशान हो गया। भाई ये परेशान अगर हो रहे हैं तो आप अपने लेवल के आदमी को अपना दामाद बनाओ, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत रहो। ये सामूहिकता से आएगा, अकेले नहीं आएगा। मान ले अगर मैं गरीब हूं तो मैं दुखी हूं, गरीब भी हूं और कम पढ़ा लिखा भी हूं, तो हमें एक ग्रुप में काम करना पड़ेगा। जैसे अभी ये काम चल रहा हमारा मिशन, ऐसे ही और भी चर्चाएं होंगी, अच्छे इसके ऊपर लेख लिखे जाएंगे, पत्रिकाएं आएंगी, तब जाके लोगों के मनोदशा में काम होगा। डायरेक्टली हमारा संबंध नहीं है इससे, जो अभी पुरोहित प्रशिक्षण का, लेकिन जो हमारे पुरोहित, जो हमारे मिशन से निकले हुए तेजस्वी, समझदार, ज्ञानवान, प्रज्ञावान पुरोहित बनेंगे समाज में, वही पुरोहित
वो बात समझा पाएंगे जो राहुल जी समझाना चाहते हैं। तो हमारा ये निवेदन है लोगों को, व्यक्तिगत रूप में काम ना करें, सामूहिक रूप से काम करें और मनोविज्ञान पे काम करें। इतना बड़ा देश है लेकिन मनोविज्ञान के ऊपर कितने विश्वविद्यालय हैं आप सोचिए। और विश्वविद्यालय खोलने का काम चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दोनों में से कोई नहीं खोल रहा। आप देख लीजिए, अगर कोई विश्वविद्यालय जिसका नाम जानते हो आप, साइकोलॉजी के ऊपर विश्वविद्यालय हो, 150 करोड़ का देश है। तो हमें इस बात समझना पड़ेगा, हमें साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, दर्शन को समझना पड़ेगा। उसके बाद ये सारी चीजें आउटकम है। जो अभी हम देख रहे हैं सिर्फ फल फूल पत्ते देख रहे हैं, जड़ों को तो हम देख ही नहीं रहे। तो बहुत अच्छी बात आपने उठाई आदरणीय हरीश कुमार गंगवार जी, जिसकी चर्चा का विषय बना। और हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर और भी आगे चल के शोध हो, शोध परक बातें हो। ऐसा बात ना हो कि मैंने नहीं किया अब मैं उसको जनरलाइज करूं। मैं होना चाहिए किसी एक जिले में, किसी एक गांव में, एक तहसील में एक शोध हो कि इस जिले में कुल मिला के 25 लाख जनसंख्या है, 25 लाख जनसंख्या में 12 लाख लड़के, 12 लाख लड़कियां हैं। अब कितने परसेंट लोग दहेज को नहीं लेना चाहते, नहीं देना चाहते, अब क्या क्या कारण है, उसको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से शोध हो, तब जाके हम समझ पाएंगे क्या वजह है। नहीं तो परिणाम उतने अच्छे नहीं निकलेंगे अगर हम सिर्फ व्यक्तिगत रूप में काम करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय जेपी सर, बहुत अच्छी आपने बात बताई। सर तो मैं आदरणीय प्रदीप सर को सम्मान इनवाइट करता हूं कि कृपया सर आप आए। शायद आप पहली बार मीटिंग में आए होंगे, तो आपका मिशन तहे दिल से आभारी है और स्वागत करता है कि आप अपने व्यस्ततम समय, आप कुशल उद्यमी हैं, तो आप व्यस्ततम समय में से अपने कुछ पल निकाल के हम लोगों के बीच में साझा कर रहे हैं। आपका पुनः एक बार मिशन स्वागत करता है। कृपया आप आए, अपनी बात रखें सर। पहले परिचय रखेंगे सर संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे साथ अभी परिचित नहीं होंगे। इसके बाद आप अपनी बात रखें। जी स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। स्वागत पटेल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। मैं सतना जिले का रहने वाला हूं जो मध्य प्रदेश में है, और पेशे से मैं व्यवसायी हूँ। पिछले लगभग 17 सालों से मैं बिजनेस में हूँ। हमारा जो कोर बिजनेस है वो आईटी सेगमेंट पे है, जिसमें हमारा मुंबई में, भोपाल में, दिल्ली में, सूरत और अहमदाबाद, साथ ही सतना में ऑफिसेज हैं हमारे। ऑफिशियली हम लोग एनपीसीआई ऑफिशियल पार्टनर हैं जो यूपीआई पेमेंट स्विचेस देखते हैं। हम ऑफिशियल स्विच भी हैं उस कंपनी के साथ में, एनपीसीआई के साथ में। तो मेजरली जो है फिनटेक डोमेन पे हमारा ज्यादा काम चल रहा है। साथ ही छोटा सा म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस भी मैं रन करता हूँ, जिसमें कोशिश यही रहती है कि समाज की चीजों को भी हम उजागर कर सकें एज अ म्यूजिकल फीलिंग। क्योंकि कई बार जो शब्द कह रहे होते हैं वो लोग नहीं समझना चाहते हैं, लेकिन उसी को संगीत के माध्यम से समझ लेने के लिए तैयार होते हैं। मैं अभी जो आप लोगों की चर्चाएं हो रही थी, मैं बिल्कुल काफी ध्यान से, काफी गौरपूर्वक सुन रहा था उनको। और इस विषय पे मैं भी एक अपना विचार रखना चाहूंगा। जैसा 13वीं की बात हुई, तो 13वीं डेफिनेटली एक कुरीति है हमारे बीच में। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक ऐसा घर जहां किसी ने अपना ब्रेड अर्नर खोया है या कोई अपने घर का मुखिया खोया है, उस घर पे ऑलरेडी पहले खर्चे हो चुके हैं, वो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्थितियों से जूझ रहा है, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण उसे 13वीं करना है। उस 13वीं में उसके और बर्डन्स पड़ते हैं। तो ये हम भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि 13वीं जैसे कुरीतियों को हटाएं। अभी रिसेंटली हमारे सतना के सांसद जी हैं, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, उनके पीए का स्वर्गवास हो गया था, तो उनके भी घर में हमने 13वीं जैसा कोई कार्यक्रम होने नहीं दिया। तो हम भी बड़े व्यापक स्तर पर इसकी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कुरीतियों को बंद किया जाए। मैं किसी भी 13वीं में जाता नहीं हूँ। कहीं गमी हो जाए तो गमी में मैं द्वार हो लेता हूँ, लेकिन 13वीं में नहीं जाता। दूसरा, हम लोग बात कर रहे थे कि दहेज से बड़ी मैं मानता हूं कि कुरीति तो कोई है ही नहीं समाज में, कि आप लड़के को बेच रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि बेचने से ज्यादा लड़की वाले भी तो नहीं देना चाहते ऐसी जगहों पे लड़के। लड़कों को, ऐसे लड़कों को अपनी लड़कियां भी नहीं देना चाहते जो बिजनेस में है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जैसा भी जनार्दन भैया और आप लोग सब बातें कर रहे थे कि बिजनेस को प्रमोट किया जाए। बिजनेस को प्रमोट करने से एक सिर्फ यही फायदा नहीं होगा कि आपका सोशल सर्कल बढ़ता है या मैरिज पर्पस या दहेज पर्पस से, साथ ही हमारा समाज कहीं न कहीं कुछ चीजों में चूक रहा है।
हम फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो गुजरात में जितने स्ट्रांग है उतने इंडिया के किसी पार्ट में नहीं है। उसका रीजन ये है कि गुजरात में हमारा समाज सबसे ज्यादा बिजनेस में है, तो बिजनेस में तो डेफिनेटली हमें प्रमोट करना ही चाहिए। हमारी भी कोशिश रहती है कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अच्छा हो तो हम उनको फाइनेंशियल भी प्रोवाइड कराते हैं, इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। जी बस धन्यवाद, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। निश्चित रूप से हमको जरूरत है कि जागरूकता लाने की समाज के बीच में, जब हम समाज के बीच में, और उसके लिए है कि समाज के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की, जब हम ज्यादा से ज्यादा समाज की से हमारा जुड़ाव होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमारी बात भी धीरे धीरे वहाँ पे सुनी जाएगी। और निश्चित रूप जैसा कि आपने बताया कि मार्केट की बात जो आपने की, तो सबसे बड़ी है कि इस माइंड सेटअप को चेंज करने की जरूरत है कि सेलर तो हैं, बट सेलर से ज्यादा मैं समझता हूं कि बायर भी उतने ही दोषी हैं। क्योंकि हमारा तो अगर प्रोडक्ट है, सपोज करिए उसको एज ए प्रोडक्ट अगर कोई मानता है और मार्केट में बोली लगाता है, तो खरीदार भी है तब तो मतलब उसकी बोली लग रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों एस्पेक्ट्स को हमको ध्यान में रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपका। इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी सर। आज से लगभग 8 साल पहले मैं भी अपनी सिस्टर के लिए रिश्ते देखने जा रहा था, जगह जगह पे लड़कों को मिलने जा रहा था। उस समय मैंने जो भाव महसूस किया लोगों के कि नौकरी वाले लोगों की प्राथमिकता उनकी अपने आप पे एक कॉस्ट एनालिसिस है कि हमारा तो इतना भाव बनता है। तो एक जगह मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक जगह मैं लड़के को देखने गया था, उन्होंने डिमांड रखा, 2016 की बात है ये, कि हमें कम से कम 25 लाख रुपीस कैश और एक 4 व्हीलर चाहिए। तो काफी सारी अच्छी बातें चल रही थी वहां पे। वो बालक भी ऐसा कोई गवर्नमेंट उस जॉब में नहीं था, लेकिन सीनियर पोजीशन में किसी आईटी कंपनी में था। तो 25 लाख प्लस 4 व्हीलर की बात चल रही थी। तो हमने सीधे हाथ जोड़ करके, मैं और मेरे पिताजी थे साथ में, खड़े हो गए और सीधा एक शब्द बोल के निकल आए कि क्षमा कीजिएगा, हम आपके लड़के को इतने में खरीद ना पाएंगे। तो कुछ इस तरीके की भी हरकतें करनी पड़ेंगी ताकि लोगों को महसूस हो कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल सर। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। निश्चित रूप से ऐसा हम सबके लिए एग्जाम्पल है। बहुत बहुत आभार सर। इसी के साथ में आपका पुनः अनुरोध करता हूं कि सर आप आगामी मीटिंग्स में भी आएं और अपने विचारों से हम लोगों को मार्गदर्शित करें सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब कुछ हैंड रेज हैं, तो आदरणीय अरविंद सर का हैंड रेज है। तो मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय अरविंद सर से कि कृपया आप आए और अपनी बात रखें। इसके बाद हम दूसरे साथियों को लेंगे। पहले हैंड रेज 3 हैं, दिख रहे हैं। जी सभी को नमस्कार। ये चूंकि अपना विषय काफी गंभीर चल रहा था, तो उसमें मैं सिर्फ 2-3 चीजें जोड़ना चाहता था जो राहुल जी ने बातें रखी थी। एक तो ये कि एक फाइन लाइन है इन बिटवीन दहेज और उपहार, और ये काफी समय से चला आ रहा है और मुझे लगता है कि आगे काफी समय तक चलता भी रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अपनी बच्ची को अपनी शादी में अपनी खुशी से जो देना चाहते हैं वो उपहार है, सामने वाले ने मांगा नहीं। तो वो गिनती इसमें करते हैं कि हमने दहेज नहीं दिया है, उपहार दिया है। वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति या नजरिया उससे भिन्न हो, वो उसी की गिनती दहेज में करता है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में वैसे ही एक फाइन लाइन है जैसे कि कर्मकांड और पाखंड के बीच में। कोई भी संस्कार या कार्यक्रम एक व्यक्ति के लिए पाखंड हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए कर्मकांड हो सकता है। तो हमें यह भी समझने की जरूरत होगी, और हमें भर नहीं, ये समाज को समझने की जरूरत होगी कि, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी एक परिभाषा में हम बांध सकते हैं कि ये दहेज है और ये उपहार है। और दूसरी बात यही कहना चाहता था कि इन दोनों के साथ साथ वो बात, विषय अपने इसमें आ भी गया है कि एक लड़की के पिता और लड़कियों की इच्छा होती है कि हमारे लिए इस क्वालिटी का वर ढूंढा जाए, या पिता चाहते हैं कि ऐसा दामाद हम ढूंढें, पर उनकी उपलब्धता कम होती है, इसलिए उनके रेट कार्ड बन जाते हैं, मीनू बन जाता है कि IAS इतना, RI इतना, पटवारी इतना, मास्टर इतना। आज एक चलन प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि अभी एक बात आई थी
आदरणीय प्रदीप जी ने कहा था, तो उसको भी मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। काफी अच्छा लगा सांसद जी के सचिव महोदय के उसमें जो कार्यक्रम हुआ उसको देख के। पर वहीं पे अगर हम सांसद जी को देखें तो उनके पिताजी का देहांत हुआ था तो 3 जगह तेरहवीं हुई थी। एक जगह क्षेत्र के लोग बुलाए और तीसरी शायद छोटा या कुछ वैसा कार्यक्रम भोपाल में किया गया था। इसी तरीके से बेटे की शादी में रिसेप्शन भी 3-4 जगह दिया गया था, सतना में, भोपाल में, दिल्ली में, गोवा में, जहाँ पे शादी हुई थी रिसोर्ट में। तो अब ये चीजें अपनी अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप भी होती हैं। ये उनको लगा कि मेरे इतने लोग हैं, जिसको आज की भाषा में हम सोशल कैपिटल कह देते हैं। भाई मेरे जो जिस क्राइटेरिया के लोग हैं, जहां पे आ सकते हैं, मैं वहां पे उनको आमंत्रित करूं, भोज दूं और अपनी सोशल कैपिटल को बढ़ाऊं। और ये सोशल कैपिटल बढ़ाने का जो फार्मूला है, ये दोनों में जुड़ा हुआ है, सुख के कार्यक्रमों में भी और दुख के कार्यक्रमों में भी। तो हमें ये भी एक तीसरी बात यहाँ पे आ जाती है फाइन लाइन के बाद, कि सोशल कैपिटल बढ़ाने के कार्यक्रम के रूप में इनको देखना, चाहे वो तेरहवीं हो या विवाह हो या जन्मदिन हो। तो इसके बारे में भी व्यापक चिंतन और काफी गहराई पे जाके काम करना पड़ेगा। अब अगली बात जो आती है, इसके परिप्रेक्ष्य में एक घटना मैं बताना चाहूंगा। काफी पहले झारखंड में एक पर्वत था जिसमें जैन मंदिर बना हुआ था और शासन और जैन धर्मानुयायियों के बीच में कोई बात आ गई थी, एक विवाद का विषय बन गया। उस विवाद के विषय में मैंने एक टिप्पणी पढ़ी, एक कवित्री है अनामिका जैनंबर, और मैं ये मानता हूं कि कवि कहीं ना कहीं गहराई तक अध्ययन करता है तब वो कविता लिख पाता है। हो सकता है उस विषय में उनका अध्ययन कुछ ठीक ठाक रहा हो। उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि जैन धर्म आबादी में हम 2% से भी कम हैं, लेकिन सरकार को जो टैक्स जाता है उसको देने के मामले में हम 40-45% से अधिक हैं। अगर जैन धर्म केवल टैक्स देना बंद कर दे, व्यापार बंद कर दे, तो सरकार की आमदनी 40-45% गिर जाएगी। तो हमारे दिमाग में एक जो संकल्पना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, या जिसकी जितनी आबादी उसका उतना अधिकार, कहीं ना कहीं हमको जैनों से सीखने की जरूरत है। उनकी आबादी कम है, लेकिन चूंकि वो व्यवसाय में है, व्यवसायी हैं, काफी अच्छा टर्नओवर करते हैं, और उसके बाद वो शासन भी उनके दबाव में रहता है। बाद में फिर जैनों के और शासन के बीच में एक स्थिति बनी समझौते की, और उसमें कुछ किया गया। बहुत विस्तृत जानकारी हमारे राहुल जी या बिहार प्रदेश के लोग भी दे पाएंगे। तो ये था इस घटना को बताने के कि अगर हम व्यवसाय के क्षेत्र में आते हैं तो हम कई काम कर पाएंगे। समाज की आर्थिक उन्नति के साथ साथ अपनी आर्थिक उन्नति, सोशल कैपिटल को बढ़ाना, समाज को देना, सरकार पर दबाव बनाना, व्यवसाय समूहों के माध्यम से अपनी उपादेयता सिद्ध करना और अपना एक दबाव समूह के रूप में काम करना। और जो अभी लोगों ने भाव बढ़ा रखे हैं, चूंकि उपलब्धता कम है IAS, IPS या बड़े पदों पे लोगों की, तो वहां भी एक कंपटीशन की स्थिति बनेगी, क्योंकि उतनी आर्थिक क्षमता वाले वर्गों की संख्या बढ़ जाएगी। व्यवसायी भी जब अच्छा कमाएगा, लोगों के बीच में एक मैसेज जाएगा कि भाई 2 लाख रुपए सरकारी नौकरी वाला भी कमाता है एक नंबर में, और 2 लाख रुपए महीने व्यवसायी भी कमा रहा है। तो सीधी सी बात है कि उसकी महत्ता बढ़ेगी और फिर दहेज के मामले में भी कुछ कमी आएगी। तो सार के रूप में मैं इतनी ही बात कहना चाहता था। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय अरविंद सर आपका। हमारे और 3 हैंड रेज है, तो आदरणीय प्रदीप सर शायद कुछ बात ऐड करना चाहते हैं। तो आदरणीय प्रदीप सर का पुनः एक बार स्वागत है सर। जी सर। मैं अरविंद जी की बात सुन रहा था और बिल्कुल उनकी बातों से सहमत भी हूँ, जो उन्होंने अपने तथ्य रखे हैं और बिंदु रखे हैं। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, मेरा सुझाव भी कह सकते हैं इसको, कि कभी भी हमें अपने जिन मुद्दों पे हम फाइट कर रहे हैं उनको राजनीतिक व्यक्ति तक जोड़ना कभी भी हमारे लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उससे हमारा मिशन कमजोर पड़ेगा, हमारी ताकत कमजोर पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अपनी एक अलग मजबूरियां होती हैं। और खासकर मैं जब सतना जैसे जिले की बात करता हूं, जहां पे 50% जो जनसंख्या है, वोटर है, वो ब्राह्मण है,
वहां पे राजनीतिक स्तर पे बैठा हुआ व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ विरोध बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पे प्रकट कर पाएगा या इन चीजों को हट पाएगा, क्योंकि उन्हीं से हमारा पावर है यहाँ पे, जो आज कहीं ना कहीं सोशली हम मजबूत भी होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत उन्हीं की कारण है, लेकिन उससे बहुत बड़ी ताकत मिलती है, ये बात डेफिनेट है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। अब इसी अगले वक्ता को ले लीजिए। एक प्रदीप जी और के शहडोल के प्रदीप जी हैं, अच्छे फिलोसफर हैं प्रदीप जी शहडोल। जी जी, तो मैं व्यवहारिक हैं, एक व्यवहारिक हैं प्रदीप जी, जो नागपुर में रहते हैं। वो काफी अच्छे इतिहास और दर्शन में समझ रखते हैं। जी 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 जी, ठीक है। तो मैं आदरणीय प्रदीप जी जो व्यवहारी वाले हैं, आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया सर आप आए और अपनी बात रखें। जी सर, मैं इस मिशन से जुड़ा रहा हूँ पहले से भी, और मेरी शायद दूसरी या तीसरी मीटिंग है। थोड़ा समय की कमी रहती है, इसलिए मैं फ्रिक्वेंटली नहीं जुड़ पाता हूँ। और मैं आप लोग के मिशन से टोटली अलाइंड हूँ। और मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी सेपियंस नोवाल हरारी की। तो उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छी चीज बताई कि दो तरह की रियलिटी होती है। एक नेचुरल रियलिटी होती है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, जीव जो हम देखते हैं, जो फिजिकली एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। दूसरी रियलिटी होती है जो हम बनाते हैं, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता नहीं है, बट चूंकि हम उसको बनाते जाते हैं, गढ़ते जाते हैं, और वो हमको रियलिटी लगती है। जैसे कि हम जाति धर्म की बात कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कुर्मी है या कोई यादव है। एक्चुअली में ऐसी कोई चीज होती नहीं है, बट एक समूहीकरण एक बार बन जाता है और बना रहता है, लंबे समय तक वो चलते रहता है। तो किसी चीज को जो एक इमेजिनरी रियलिटी है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी इमेजिनरी रियलिटी से। ये मेरी समझ है, मैं नहीं कह रहा सभी एग्री होंगे, बट जैसे जो हम ये मिशन चला रहे हैं, मुझे लगता है टोटली उसी डायरेक्शन में है और अच्छी चीज है। जो एक व्यवस्था बन गई है और जिसे सामान्य जन सही मानने लगे हैं कि भाई जो शादी ब्याह का कार्यक्रम है, जो हेड है वो एक विशेष वर्ग से ही आएगा, वो ऐसे एक मान्यता बन चुकी है। तो वो खत्म नहीं होगी जब तक हम उसके समानांतर कोई दूसरी व्यवस्था नहीं बनाते हैं। तो हमारा जो सक्सेस है, या जो इसे हम कहें उपलब्धि, ये कहें जो भी कहें, वो इसी बात में है कि हम उसके समानांतर एक दूसरी बेहतर व्यवस्था दें। क्योंकि लोग किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके पास एक बेटर विकल्प नहीं आएगा, और एक ऐसा विकल्प नहीं आएगा जिसमें उनको प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रियलिटीज हमको दिखती हैं आसपास, जिसे हम देखते हैं, वो बनाई गई है, समय के साथ बनी है, और उसको समय के साथ ही रिप्लेस किया जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। किसी चीज को आप खत्म करने जाएंगे तो जब तक लोगों के पास कुछ दूसरा नहीं होगा, तब तक वो उससे शिफ्ट ही नहीं करेंगे। तो ये अच्छा प्रयास है। दूसरा मैं ऐड करूंगा, जो गूगल मीट तो अच्छा है, कोलेब्रेशन के टेक्निक के रूप में पत्रिकाएं भी हैं। पत्रिका कैसे मिलेगी, मुझे भी चाहिए थी एक। दूसरा कि हम कुछ वेबसाइट वगैरह की तरफ जाएं, जहाँ पे मतलब जो कोलैबोरेशन के टेक्निक्स हैं हमारे, उसको थोड़ा और इम्प्रूव करें, रीच पहुंचे। तीसरी चीज, दो टाइप के वर्ग होते हैं। एक होता है जैसे पढ़ा लिखा वर्ग, एक एक्टिव लर्नर होता है जो सीखता है, खोजबीन करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है। दूसरा एक पैसिव लर्नर होता है। पैसिव लर्नर की अपनी कोई ऐसी वो नहीं होती है, एक्टिविटी नहीं होती, मतलब एक्टिव लर्नर नहीं है, तभी उसको हम पैसिव लर्नर बोल रहे हैं। मतलब जो आसपास से देखता सुनता है, जो उसको मिल जाता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है पैसिवली। तो हम ये सीधे सीधे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा जो समाज है वो अचानक से बदल जाएगा, है ना। वो पैसिव लर्नर है तो वो पैसिव तरीके से ही सीखता रहेगा। और ये वर्ग जो है, पैसिव लर्नर जो वर्ग होता है, पैसिव, वो 80% होता है मेरे हिसाब से, 70% होगा। और दुनिया के हर जगह में ऐसे लोग हैं। सिर्फ हम अगर अपने कुर्मी समाज की बात करें या किसी राज्य की बात करें या किसी देश की बात करें, वहां तक सीमित नहीं है, ऐसे लर्नर्स हर जगह हैं। कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा। तो ये जो बौद्धिक स्तर है पैसिव लर्नर्स का, वो अचानक एक्टिव लर्नर्स में नहीं बनेगा। ये रेशियोज हमेशा रहेंगे। तो इनको वो चीजें देने का काम एक्टिव लर्नर्स का है, जो समझते हैं, जो जिम्मेदारी लेते हैं या अकाउंटेबल खुद को फील करते हैं कि हम समाज को बदलने का, आसपास को बदलने का अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं फील करते हैं। तो उनके ऊपर रहेगी हमेशा। तो उनको थोड़ा सा ये जिम्मेदारी हमेशा ही आगे चल के लेना पड़ेगा, बिना ये सोचे कि यार दूसरे क्यों नहीं कर रहे
या बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो जो फील करता है उसी को करना पड़ेगा। ऐसे ही सोसाइटीज चलती है और मैं समझता हूँ अच्छा प्रयास है और इसको बेहतर करने के लिए इसकी कोलैबोरेशन टेक्निक को और अच्छा किया जा सकता है। बस मैं यही कहूँगा, मैं सुनने में ज्यादा यकीन रखता हूँ, उसमें सीखने को ज्यादा रहता है, कहने में त्रुटियां रहती है, तो कुछ अगर त्रुटि है तो जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपका, और आशा करता हूँ कि आप आगामी मीटिंग में भी आइए और हम लोगों को मार्गदर्शित करिए सर। जी आदरणीय राहुल सर। मैं बहुत संक्षिप्त में कहूँगा क्योंकि मैंने थोड़ा समय ले लिया और काफ़ी सारे हैंड रेज्ड हैं, उनमें से कुछ लोग हैंड डाउन भी कर रहे हैं। ये बोलने की ये जो है अकुलाहट इसलिए आ गई कि प्रदीप जी ने भी और पिछले वक्ता ने भी एक ऐसी बात कही राजनीतिक लोगों को इन्वॉल्व करने की कि मुझे बोलना जरूरी पड़ा। मुझे जो मृत्यु भोज पर 162वें बैठक में जो मृत्यु भोज पर बहस हुई थी, उसके वीडियो में मैंने एक मनोविज्ञान का लास्ट में डाला था और डिस्क्रिप्शन में भी डाला था। मुझे उम्मीद है कि शायद ही किसी ने पढ़ा हो, और किसी ने पढ़ा हो तो कह सकता है कि हाँ मैंने पढ़ा है या सुना है, पर मुझे उम्मीद है कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं उस बात को यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ, खास करके प्रदीप जी के स्टेटमेंट पे। देखिए, एक बात हम लोग को यह समझना है कि 80% आपने जो आंकड़ा दिया, 20% आंकड़ा दिया, और हम सभी अगर कहीं ना कहीं खोज कर भी रहे हैं तो हम सभी कहीं ना कहीं भेड़ हम लोग स्वयं भी हैं, बाकी लोग तो हैं ही। और यह जो है पोजीशन भेड़ वाली, यह सर्वाइवल से जुड़ी हुई है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हम लोग को समझना है। हम लोग का दिमाग जो है नए तथ्यों को स्वीकार करने के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग जो है परिचित चीज़ों को सुनने, जानने, अपनाने के लिए बना है। यह सर्वाइवल के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग पैटर्न पर काम करते हैं। जनरली 99% टाइम ऑफ द टाइम हम लोग पैटर्न पे काम करते हैं। कोई चीज़ ऐसे होता है तो हम लोग वैसे करें। दिक्कत यह है कि जब आप पैटर्न से अलग हटते हैं, नई चीज़ों पर आते हैं, तो वहाँ पर आपको सोशल इनस्टेबिलिटी, जो आप मतलब इंटरेक्शन करेंगे, मान लें दहेज नहीं लेने की बात करेंगे, दहेज नहीं देने की बात करेंगे, तो हर इंटरेक्शन में आपको झगड़ना पड़ेगा, आपको लड़की की शादी करने में दिक्कत होगी, और इसलिए ये बहुत कॉस्टली है। जो नए फैक्ट्स या नए किसी भी जानकारी के लिए अगर आप उसमें जाना चाहेंगे, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि नहीं वैदिक संस्कृति के यहाँ कभी नहीं थी, हिंदू धर्म कभी नहीं था, हाँ मान लीजिए मैं उससे भी आगे बढ़ता हूँ, बौद्ध धर्म कभी नहीं था, अब मुझे हर लोगों से विरोध झेलना पड़ेगा, और यह बहुत ही कॉस्टली है मेरे लिए सोशली। तो यह एकदम गिवन है कि हम लोग का ब्रेन जो बना हुआ है वो प्राइम्ड है कि हम लोग पूर्व परिचित चीज़ों को ही अपनाएं, सुने, देखें, जानें। यह सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है और इसी में कोई ना कोई थोड़ा सा चेंज करता है तो नई चीज़ें आती हैं, जिसको काफ़ी लोग नकारते हैं शुरू में, और अगर वह सर्वाइव कर गया कुछ समय तक तो फिर धीरे धीरे वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और वो एक नया वाला पूर्व परिचित बन जाएगा कि अब ये पूर्व परिचित है, एक नया गोल्डन स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो इस संदर्भ में ही हम लोग को सोचना समझना चाहिए। दूसरा, जो पिछले वाले वक्ता ने बोला था राजनीतिक लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, तो राजनीतिक लोग ऐसे जीव हैं जो स्वयं इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको रोकने की जरूरत नहीं है, स्वयं इन्वॉल्व हो जाते हैं। पर उसको आप प्रॉब्लम के रूप में इसलिए देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं इसलिए कि उनको हर सोसाइटी में जाना पड़ता है, हर तरह के समाज में जाना पड़ता है। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि भाई जो एक मंच पे चला जाएगा, खुला मन से बोलेगा, तो वो सब चीज़ें नहीं बोल पाएगा खुल के। तो लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि वो जितना बातों को फैला सकता है, आप नहीं फैला सकते हैं इंडिविजुअली। इवन एक संगठन के रूप में, संगठन भी राजनीतिक लोगों को बुलाता है बातें फैलाने के लिए। यानी प्रॉब्लम राजनीतिक लोगों में नहीं है, राजनीतिक लोग हमारे बीच से ही पैदा हो रहे हैं ना। जब आम समझ ही, जो कॉमन डिनोमिनेशन अंडरस्टैंडिंग का, अगर वही बढ़ जाए तो हमारे बीच से जो पैदा होंगे राजनीतिक लोग, वो भी अच्छा करेंगे। यह बात हम लोग को समझना है, इस प्रॉब्लम को ऐसे एड्रेस करना, मैं यही कहना चाहता था। धन्यवाद। आदरणीय भारत सिंह सर, आपसे अनुरोध है कि कृपया सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप आए। जी सर, तो मैं अपनी बात को बताऊंगा, मैं थोड़ा सा 5 मिनट का समय भी लूंगा। ठीक है भैया, अलका मैम का बहुत देर से हैंड रेज हुआ है। बस भारत सर के बाद। जी 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 सर।
कि जैसे आज सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं जब चलते हैं तो अपने मार्ग से थोड़ा भटक जाते हैं, और ये हमारी मानव प्रकृति होती है। जैसे चूंकि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है, जो उसकी पहला स्टेप है वो हमारा ये है कि हमारे संस्कारक तैयार करना। और संस्कारक की भूमिका वो भूमिका होती है जो पूरे समाज को मार्गदर्शित करती है। जैसे अब एक बात उठी कि मृत्यु भोज, एक बात उठी कि दहेज प्रथा, ये सारी की सारी चीजें सामाजिक हैं, लेकिन उनको बदला कैसे जाएगा? अगर हम लोग बहुत विचारक हैं तो हम पूर्व से देखें कि पहले से क्या होता हुआ आया है और अब क्या हो रहा है। इस मिशन को क्यों स्थापित किया गया? इस मिशन का जो मतलब स्थापना क्यों की गई थी? इस मिशन की स्थापना ही इस पर्पज से की गई थी कि दहेज प्रथाएं, कुरीतियां, मृत्यु भोज, इस प्रकार की जो तमाम प्रकार की कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं, तो उसको हम एक सिंगल वे में हम कैसे खत्म कर सकते हैं। और सिंगल वे में खत्म करने का एक मुख्य तरीका क्या है कि आज से लगभग 50 साल पहले जब हम जाएंगे तो विवाह के लिए वो पंडित जी से पुरोहित मतलब जो था वही तय करता था कि भाई आपकी लड़की का रिश्ता वहां बहुत लड़का बहुत बढ़िया है, आपके लेवल का है। वो चाहे तो राजा के घर में शादी करा देता था, जमींदार के घर में शादी करा देता था, और चाहे गरीब के घर में शादी करा देता था। ना तो लड़की वाले की किसी की हिम्मत थी कि वो मना कर सकता था, और ना ही लड़के वाले की हिम्मत थी कि मना कर सकता था। और लेकिन पंडित जी ने बताई वो लड़का बात हम लड़के के लिए ठीक है, फिर लड़की के साथ चाहे वो कैसा भी जीवन वो काटे। इसी तरीके से पहले वो खेतों की जुताई, किसानी, फसल उठना से लेकर के मतलब हमारे जीवन की ए से लेकर जेड तक की सारी चीजों पर वो उन्हीं पर ब्राह्मणों पर निर्भर थे। हमारा जो है यहीं पर मेन उद्देश्य आ जाता है कि हमको जब हमारा संस्कारक हम में से तैयार होगा, घर घर संस्कारक होगा, तो वो डिपेंडेंसी वो जो है कहना चाहिए कि अधिकार या वो रास्ता हम उस संस्कारक को देंगे कि आप बताइए कि वो लड़का हमारी बेटी के लिए कैसा रहेगा। वो बताएगा कि हाँ आपके लेवल का है और आप वहां कर दीजिए। वहां पर आ जाता है कि वही संस्कारक ये भी तय करेगा लड़के वाले से कि भाई लड़की की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन लड़की आपके लिए बहुत अच्छी है, आप वहां पर शादी कर सकते हैं। लड़की वाले को अरे ठीक है कोई बात नहीं है, लड़का वाला लड़का बहुत अच्छा है और मैं आपकी शादी करा दूंगा, लेकिन वहां पर आपको आपकी सीमा में खर्च हो जाएगा। वो दहेज नहीं, वो उपहार होता है, लेकिन जहां पर डिमांड दे करके मांगा जाता है वो दहेज होता है। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है, पहली चीज। दूसरी चीज आ जाती है कि अभी जैसे उनका नाम शायद क्या नाम था जो सतना वाले थे बंधुवर जो आईटी प्रदीप सर, प्रदीप पटेल जी। प्रदीप जी, उनका कहना था कि हमें राजनीतिक लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जो समाज का बहुत मतलब थोड़ा सा निम्न स्तर का व्यक्ति होता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है या किसी भी प्रकार से वो थोड़ा सा अपने आप को निम्न स्तर का समझता है, वो अच्छा करे या बुरा करे उसकी बात पर कोई गौर नहीं करता है। लेकिन कहीं पर वहीं पर एक अच्छी सर्विस वाला, एक अच्छे स्टेटस वाला, एक सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वाला जो फेमस है समाज में, पैसे वाला है, यदि वो कुछ करेगा तो उस पर सब निगाह देंगे कि अरे भाई उसने तो बहुत अच्छा ऐसा किया। तो जो मुख्य धारा में आने की जरूरत है उनको ही आने की आवश्यकता है। अगर किसी विधायक की यहाँ पर 13वीं को बहिष्कृत करते हुए केवल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाए तो उसको देखते हुए उसके समाज के, उसके क्षेत्र के लोग कहेंगे अरे उसने कराया तो हमको करने में क्या बुराई है, भाई उसको कोई कुछ नहीं कह सकता तो हमको क्यों कहेगा। हमें इस चीज को लागू करने की आवश्यकता है। जब हमारे संस्कारक होंगे तो हमारे प्रतिनिधित्व करता जो प्रतिनिधि होंगे वो इस चीज को जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक समाज में बदलाव की आशा हम लोग नहीं कर सकते।
तो हमें क्या है, उन लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, और उन लोगों को प्रमोट कौन करेगी? हमारे संस्कारक करेंगे, जो हमारे मिशन से हमारे जो मतलब द्वारा संस्कारित हैं। वरना आज से पहले ऐसा नहीं है कि मिशन हमारा शुरू होने से पहले संस्कारक नहीं थे, हमारे समाज के थे, लेकिन उनको मार्गदर्शित नहीं थे। वो उन्हीं की मतलब परंपराओं पर चल रहे थे कि अरे पंडित जी वहां गए, हमने तो 15,000 मांगे, तो हम भी वही 15,000 ना, तो हमें 12,000 मिल जाएंगे। हमारे मिशन के संस्कारक होंगे, उन्हें नहीं था शादी में तो 21 लेना हमारा, जो हमारा खर्चा है। श्रद्धांजलि सभा में तो भाई ठीक है, आप जो श्रद्धा से दे देंगे वो ले लेंगे, नहीं देंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमारे संस्कारक बैठेंगे और हमारे संस्कारक ठीक से समाज को मार्गदर्शित करेंगे, तब इन चीजों में बदलाव आएगा। और ये बदलाव तुरंत संभावित नहीं है। जो परंपराएं हमारी लगभग आज से हजारों साल से चलती चली आ रही हैं, उनको बदलने के लिए कम से कम हमको 50 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि हमारे जो पीढ़ियां, देखिए हमको समझा, जैसे मान के चलिए कि 20-25 साल का लड़का है, 30 साल का है, अगर कोई व्यक्ति है तो उसको समझाने वाले 2 व्यक्ति हैं, या तो उसके बुजुर्ग माँ बाप या उसके आसपास के जो है गांव के बुजुर्ग लोग बताने वाले हैं, या फिर उसको आने वाली पीढ़ी, जो बच्चा उसका विरोध करता है, ये 2 लोग। अब जो बच्चा विरोध कर रहा है वो इसलिए वो चीजें जो है कम से कम 100 जगहों में 100 बार ये देख रहा है कि ये चीजें हमारे लिए बताई गई है कि पूजा करना, कि ये करना, कि दहेज देना, कि 13वीं में बहुत बड़ा आयोजन करना, ये चीजें उसको बताई गई है। लेकिन उसको हम जब ये चीजें बताएंगे तो उसके दिमाग में 2 चीजें चलेंगी। एक तो वो चीज चलेगी जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा बताई जा रही है, अरे नहीं भाई 13वीं में जो है गांव समाज को खिलाना आवश्यक है। एक वो जो हमारे संस्कारक बता रहे कि अरे भाई ये तो आपकी कुप्रथा, अनायास ही आप इसको खर्च कर रहे हैं। तो जब वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बताएगा, मतलब हमारे नाती को बताएगा, बेटे के बेटे को, तो वो सोचेगा कि हाँ यार, इसमें खर्चा भी कम होता है, इसमें हमारे फालतू की चीजें भी वेस्ट हो रही हैं और हमारे दिमाग का बर्डन भी खत्म हो रहा है, तो वो उसको अपनाएगा। मतलब आज जो हम कर रहे हैं वो हमको हमारी तीसरी पीढ़ी में देखने को मिलेगा। तो हमें ज्यादा एकदम मतलब वो होने की आवश्यकता नहीं है, उत्तेजित की जो है नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत जो मुख्य चीज है, धैर्य रखने की आवश्यकता है, और जो मेन फोकस है हमारा संस्कारकों को संस्कारित करने का है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा के सर, और बाकी लोगों को सुने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार सर आपके उद्बोधन के लिए। इसी के साथ में हमारे बीच में रिटायर्ड आदरणीय सम्माननीय श्याम वर्मा सर जुड़े हुए हैं। तो मैं मिशन के माध्यम से आदरणीय ऑनरेबल श्याम वर्मा सर को सुप्रभात बोलता हूं, और साथ में सर से अनुरोध है कि कृपया सर आप आएं और अपने आशीर्वचन के माध्यम से हम लोगों को मार्गदर्शित करने का कष्ट करें। जी आदरणीय श्याम वर्मा सर। सभी को नमस्कार। सभी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हाँ, सभी को नमस्कार। नमोबुद्धाय। जी सर नमस्कार। अभी तक अब जो हमने आप लोगों के विचार सुने बहुत अच्छे, और सबके विचार अपने अलग अलग होते हैं, उसी से अच्छे विचार निकलते हैं मिलजुल के। तो जो संस्कारक, या जिसको हम आज टीचर कह सकते हैं इंग्लिश में, वो बचपन से लेके बड़े होने तक उसको जो शिक्षा देते हैं, उसी तरह उसके व्यवहार, उसकी सोच बनती है। तो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं और जो अंधविश्वास है, उसको दूर करने में सबसे बड़ा सहायक संस्कारक ही हो सकता है, क्योंकि बचपन से जो बच्चों को सिखाया जाता है वो आगे चलकर उसी में ढलते हैं। एक अभी हमारे पैटर्न की बात कर रहे थे एक हमारे वक्ता जी, तो पैटर्न क्या, हम जो बार बार सोचते हैं, बार बार देखते हैं, उसी तरह हमारा मस्तिष्क जो है वो उसका जो संदेश है और चेतन मन को देता है, और फिर उसी तरह वो एक पैटर्न
सोचने की, दिमाग की बनती है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं, ये पैटर्न जो है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए हमको उस दिशा में सोचना पड़ेगा। सोचने से ही पैटर्न, कोई हमारे माइंड सेट या पैटर्न जो चेंज होता है। तो ऐसा नहीं है कि पैटर्न कोई ऐसी चीज है कि जो उसको परिवर्तित नहीं किया सकता, परिवर्तित होता रहा है। आप हिस्ट्री देखेंगे तो अलग अलग विचारक, अलग अलग दार्शनिक पैदा हुए और उनको फॉलो करने वाले भी काफी संख्या में रहे। तो जब हम पैटर्न बदलने के लिए एक नैरेटिव सेट होता है, नैरेटिव सेट करने के लिए, नैरेटिव सेट करने वाले का उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य अगर अच्छा है तो अच्छे संस्कार मिलेंगे लोगों को। अच्छे नैरेटिव्स का उद्देश्य अगर अच्छा रहेगा तो उसके पीछे जो चलने वाले हैं वो भी पहले तो कम रहेंगे, क्योंकि किसी चीज को मान लेना आसान होता है, जानना मुश्किल होता है। जानने के लिए हमको विवेक का इस्तेमाल करना होता है, और मानने के लिए सिर्फ आस्था या विश्वास कर लिया, किसी का मान लिया तो चल गया, अब उसी को मानते आ रहे हैं। हम उस मानने की चीज में जब विवेक का इस्तेमाल करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब हम सही दिशा में, सही रास्ते पर जा सकेंगे। अन्यथा हम किसी विचारधारा के या किसी पैटर्न के बस में रहेंगे और फिर उसी में ढलते जाएंगे, चलते जाएंगे, जीवन बीत जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जानने के लिए थोड़ा सा कर्म करना पड़ेगा, अच्छे दिशा में हमको बढ़ना पड़ेगा। इसलिए संस्कारक जो हमारे हैं वो महत्वपूर्ण हैं और समाज के सामाजिक सोच को परिवर्तित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमारे संस्कारक जो तैयार हो रहे हैं, अगर वो अंधविश्वास, कुरीतियों को नियंत्रित करके उनसे दूर रखने का प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छा है। और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं कि अच्छे संस्कारक पैदा हों और समाज में जाएं। उनकी जहां जरूरत है वहां पर संस्कारक की जरूरत है, जहां पर जाएं और उन समाज में लोगों को जागृत करें और उनके जो संस्कार हैं, पहले से चले आ रहे हैं, उनकी असलियत क्या है उसके बारे में भी जानकारी दें और अपने जो वास्तविक, जो नेचर, प्रकृति से जुड़ी संस्कार की जरूरत है, उस पर, मानवता के लिए जरूरत है, उस पर ध्यान दें। और जो अभी बताया कि कई कुरीतियां हैं, जो जैसे ये मृत्यु भोज है, सबसे बड़ी विसंगति इसी में है कि किसी घर में कोई आदमी मर जाता है तो उसका उल्लास, कुछ गरीब ऐसे हैं कि उनको तो ऐसे समाज ने जकड़ रखा है कि उसको समाज को दिखाने के लिए अपने संपत्तियां गिरवी रखकर, कुछ संपत्ति बेच करके इस लोगों को अपने इसे मृत्यु भोज के संस्कार को करते हैं। ये बड़ी विडंबना है। और जो अभी बहुत सारे हमने देखा, क्रिश्चियंस क्यों डेवलप कर गए, इतने ज्यादा क्यों फैल गए, क्योंकि उनके अंदर मानवता है, उनके अंदर दूसरे का सहयोग करने का, उनके अंदर दिखावा उतना ज्यादा नहीं है जितना कि हमारे यहाँ गरीब से गरीब लोग भी अपना दिखावा करते हैं। अब हम पीछे जाएंगे अगर, तो पहले शादी होती थी, हम लोग बचपन में देख रहे थे, शादी में इस तरह दिखावा नहीं होता था, या उतना समझिए कि पैसा खर्च नहीं करते थे लोग। कि आजकल तो फटाके फूट रहे हैं, लाखों के फटाके जला देते हैं, ये भी कोई बुद्धिमानी की चीज नहीं है। इसी तरह लाइटिंग में खर्च कर देते हैं, दिखाना के प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हम बड़े हैं या हम बहुत ज्यादा संपर्क वाले हैं, तो उस दिखावा में भी बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। जज साहब ने यहाँ जो कहा कि लोग अब ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो ऐतिहासिक रूप से भी अगर देखा जाए तो उस समय भी, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भी यही होता था। अब उस समय इस तरह के लाइट्स नहीं उपलब्ध थे, पटाखे नहीं उपलब्ध थे, जितना ही था उतने में ही वो ज़्यादा स्प्लर्ज करते थे, ज़्यादा व्यय करते थे, खर्च करते थे। अब वो चीज़ें आ गई हैं तो इधर दिख रही हैं, यानी यह मनोभावना कभी भी मिटा नहीं है।
उदाहरण स्वरूप मेरे ससुर कहते हैं कि बचपन में उनके पास चप्पल नहीं होता था, कपड़े नहीं होते थे, लोग ऐसे ही घूमते थे, कपड़े एक ही कपड़ा कई लोग पहनते थे किसी खास ओकेजन पर ही, लेकिन उनका टीना का टीना घी पड़ा रहता था। यानी ऐसा नहीं था कि वो समर्थवान नहीं थे, वे थे, चीज़ें उस समय उपलब्ध नहीं थीं। अब चीज़ें उपलब्ध हैं तो उनके यहाँ कपड़ा बहुत है, चप्पल बहुत है, लेकिन घी नहीं है। और अच्छे कमाने वाले के पास भी अब सालों भर खाने के लिए घी नहीं मिलेगा। जो जितना में है उतने में ही बाकियों से स्वयं को बेहतर दिखाने की हमेशा कोशिश करेगा। यानी ये जो दिखावा वाली बात है ये हमेशा किसी न किसी स्तर पर रहेगा ही। इसको दो चार लोगों द्वारा भावनात्मक नियंत्रण करने से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता इस प्रॉब्लम को। इसके लिए सिस्टम में रिलीफ बनाने की आवश्यकता है। वैसा प्रबंध करना पड़ेगा कि अगर आप स्प्लर्ज कर रहे हैं तो कम करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर स्प्लर्ज नहीं करना चाहते हैं किसी भी कारणवश तो भी उतना ही सम्माननीय है। तो इस तरह संस्कार हम दें जो वैज्ञानिक सोच पर आधारित हो, तथ्यात्मक हो और जो मानवता को सिखाता हो, इस तरह संस्कार हम डेवलप करें, यही हमारी इच्छा है। और यही मैं सोचता हूँ कि बेहतर होगा समाज के विकास के लिए। बस मैं अपनी वाणी यहीं विराम देता हूँ। सभी को पुनः नमस्कार, नमो बुद्धाय। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके मार्गदर्शन के लिए। बहुत बहुत आभार सर। मिशन का आपका तहे दिल से आभारी है। बहुत बहुत आभार सर। सर एक जीरन वाले के नाम से जुड़े हुए हैं संदीप पाटीदार हैं, नीमच जिले के हैं सर। पहली बार जुड़े हैं संदीप पाटीदार जी। जी नमस्कार। हाँ सर, जी आइए सर। जी सर नमस्कार। अभी कुर्मी समाज बंधुओं को नमस्कार। मेरा आज जो विषय जो रखा है संस्कार और इस पे आज जो चर्चा हो रही है वो बहुत अच्छा लगा। मेरा परिचय दे देता हूँ। संदीप पाटीदार मेरा नाम है और मध्य प्रदेश के नीमच जिले से जीरम तहसील है, कस्बा है, वहां का मैं पाटीदार समाज का तहसील अध्यक्ष हूँ। और हमारे यहाँ देखा गया है कि लगभग विगत 20 वर्ष पहले जो चर्चाएं जो चलती थी, जो कार्यक्रम जो होते थे, सामाजिक कार्यक्रम, वो बहुत गरीबी से उठ के लोग करते थे। बहुत गरीब थे। उसके बाद जैसे जैसे हमारी आर्थिक स्थितियां सुधरी तो वैसे ही हमने यहाँ पे कार्यक्रम को छोटा कर दिया है और उसी प्रकार से शादियों में और सामूहिक विवाह को अपनाया है। और अभी भी हमारे जीवन में आप लोग आ सकते हैं अप्रैल महीने में अक्षय तृतीया को आपका ग्रुप आ सकता है। सामूहिक विवाह सम्मेलन रखा है अक्षय तृतीया को जीवन में। तो हम सामूहिकता पे ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे मृत्युबोध की भी बात चल रही है तो हमारे यहाँ जीरन पाटीदार समाज में लगभग 500 परिवार हैं, यहाँ नगर में रहते हैं। तो जैसे कोई आज किसी का देहावसान हुआ है और 2 दिन बाद किसी का हुआ है और ऐसे करके 2-3 लोग अगर 4-5 दिन 8 दिन के 5-6 दिन के दरमियान अगर चले जाते हैं तो परिवार वालों को हम पूरा समाज वाले बिठा के उनकी 13वीं का कार्यक्रम एक सामूहिक रूप से करते हैं। तो इस प्रकार से हम कार्यक्रम संपादित करते हैं। हमारे समाज को वैसे भी पटेल पाटीदार समाज तो बहुत उन्नत है हमारा इधर, तो आपके उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है। तो लगभग हम एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे, इधर आएंगे, मिलेंगे। अभी आप उज्जैन में अपने पाटीदार समाज का प्रांतीय कार्यालय बनने जा रहा है, जो 25 जनवरी को उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। तो उसमें भी आप पधार सकते हैं, वेलकम है आपका। बस यही करके मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार सर। इसी के साथ में मैं हमारे बीच में आदरणीय अलका दीदी जुड़ी हुई हैं, काफी देर से जुड़ी हुई हैं। आपका हैंड रेज काफी समय से है बट मैं किसी कारणवश नहीं ले पाया। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप आएं और अपनी बात रखें। जी आदरणीय अलका दीदी।
यहाँ उपस्थित मंच पे सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। हम लोग का ये बौद्धिक विचार विमर्श चल रहा है, जिसमें संस्कारक को कैसे काम करना चाहिए, किस तरह जो अंधविश्वास हमारी जाति में फैले हुए हैं, कुरीतियां फैली हुई हैं, इनको दूर करने के साथ जो आज एक विमर्श हुआ कि हमारा दहेज प्रथा चल रही है, तो ये दहेज प्रथा तो लगभग कई सालों से निरंतर चल रही है। और ये हम चूंकि यूपी में, हमारी उत्तर प्रदेश में मेरे पतिदेव मुख्य चिकित्सा अधिकारी होकर रिटायर हुए, तो हम वहां रहे हैं 45 साल, तो मुझे वहां की पूरी जानकारी है। और बिहार में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग प्रदेश में इसका स्तर अलग अलग प्रकार से होता है। और अधिकांश जगह में, जैसे उन्होंने कहा कि सरकारी लोग होते हैं तो वो इंजीनियर की अलग कीमत होती है, डॉक्टर की अलग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की अलग होती है, जज की अलग होती है, टीचर की अलग होती है। ये सब वहां चलता रहा है और अभी भी इसमें कोई कमी बहुत नहीं आई है। अब इसके उदाहरण के लिए मैं अपना संक्षेप में विवरण रखूंगी, क्योंकि हम लोग का समय भी हो रहा है। तो मेरे परिवार में आज से 25 साल पहले की बात बताना चाहूंगी। स्वयं मेरी बहन की लड़की जो बिटिया है, वो भी होम्योपैथी की बहुत अच्छी डॉक्टर है, दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं। उनका विवाह तय हुआ, इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उनकी पूरी तरह हम लोग, मतलब सभी परिवार अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं। तो तय होने के बाद अचानक वो कहते हैं कि हमको अलग 5 लाख अलग से कैश चाहिए, कार चाहिए। तो मेरे पिताजी भी बड़े पोस्ट में थे, नेपाल पेपर मिल्स में, रामेश्वर प्रसाद गौर, सबने मिलकर तय किया और इतना बड़ा स्टेप लिया कि एक हफ्ते पहले लड़के वाले से कह दिया कि हमें आपके यहाँ शादी नहीं करनी है। और वो फिर शादी नहीं करनी है तो नेचुरली लड़की के बदले लड़कों को लड़के का प्रॉब्लम आया, उनको अपनी बहुत इंसल्ट लगी। हम लोग तब झांसी में पोस्टेड थे, वो लड़के वाले हमारे घर, हो सकता कोई यहाँ पे उपस्थित भी हो उसमें पहचान वाले, तो वो बहुत बार हमें मनाने आए, हमें बहुत उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम अब सब मान लेंगे, आपकी बात मान लेंगे। लेकिन हम अपनी बात में स्थिर रहे और हमारी बिटिया की शादी फिर हमने दूसरी जगह, अच्छी जगह करी। और वो आज बहुत अच्छी सुखी है, इंजीनियर, दोनों बहुत अपने बच्चों को बाहर भेजे हैं पढ़ने के लिए। एक केस ये रहा। और दूसरा केस, जैसे अभी हमारे भाई प्रदीप जी ने कहा, भारत जी ने कहा और जज साहब ने बतलाया, या पाटीदार भाई ने, कि जब हम शादी करने जाते हैं तो निरर्थक खर्च बहुत होते हैं। जो रात की शादी होती है, तो एक परिवार ऐसा भी हमारे परिवार में रहा, दूर के रिश्तेदार, जिन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह निरर्थक व्यय नहीं करें, लड़के लड़की वाला दोनों ने तय कर लिया, और वो पैसा जो हम लोग फालतू खर्च करते थे, वो हम लोगों ने लड़के लड़की के शादी होने के बाद उनको एक अलग तरीके से दिया, जिससे उन्होंने अपना नया व्यापार खोला और फिर आज विदेश में जाके भी वो लोगों ने अच्छा काम किया। तो चूंकि मैं ये दहेज प्रथा पर, मैं जबलपुर की मैं रहने वाली हूँ, अलका मधुसूदन पटेल मेरे पति, मंडला का मेरा ससुराल है। मैं इंटरनेशनल लेवल पर राइटर हूँ, मेरी किताबों को पुरस्कृत किया गया है, बहुत किताबें छप चुकी हैं, और मुझे उपराष्ट्रपति और विष्णुकांत शास्त्री राज्यपाल से भी पुरस्कृत हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी जो किताब है उसमें मैंने दहेज के बारे में बहुत लिखा। जैसे कि अभी पाटीदार भाई ने बताया कि ऐसा होता था गुजरात में हम लोग 25-30 लोगों की टीम गुजरात गई, और वहां बहुत मुझा से लेके तो सोमनाथ तक उन लोगों ने हमें पूरा वो किया इंतजाम। तो वहां के पाटीदार बंधु निसंदेह हमारे सारे भारतवर्ष के जितने कुर्मी क्षत्रिय जो भी दूसरी जाति हैं उनसे ज्यादा संपन्न है, क्योंकि उनमें एकता ज्यादा इसलिए है कि वे लोग बचपन से ही बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हर 50 किलोमीटर में आपको वहां बच्चों का हॉस्टल मिलेगा, लड़के लड़कियां वहां से पढ़ेंगे, और सामूहिक वो लोग कार्य करते हैं और सबको आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता देते हैं। अगर कोई एक मंच से बोलेगा कि हमें फलाना काम कर रहे हैं, तो जैसे अभी भाई ने कहा कि हम आर्थिक सहायता कैसे दें, जो जिस लायक होता है वो उस लायक वहां पर तुरंत अपना बोलेगा कि मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, बिना बोले वो लोग अपनी सहायता अर्पित करते हैं। इस तरह आर्थिक सहायता उन लोगों को आगे बढ़ाती है। सरकारी अधिकारी कोई बनेगा, हमारे इस तरफ ऐसा रेट ये है कि सरकारी अधिकारी कोई बनेगा तो वो क्या होता है कि अक्सर अपने सरकारी अधिकारी बन गए या कोई बड़ी पोस्ट में चले गए तो अक्सर अपने लोगों को वो आगे बढ़ाने से अपना हाथ खींच लेते हैं। कि लेकिन मैं इसमें कुछ उदाहरण दूंगा चाहूंगी
मेरे सगे नाना रामदीन गौड़ जी 1965 में जब यहाँ के कलेक्टर बने थे तो उन्होंने अपनी ड्यूटी तो करते ही थे वो, लेकिन साथ में अपनी गाड़ी लेके निरंतर भारत भ्रमण करते थे। पूरे अखिल भारतीय अध्यक्ष भी रहे हैं कुर्मी छतरी के। उन्होंने उनके समय में जो जिस लायक बच्चा मिला, चाहे वो चपरासी के लायक हो और चाहे डॉक्टर चाहे इंजीनियर, सबको उन्होंने उस लायक से उसको मदद करी। तो हम सब लोग को आज क्या करना है, इस पर विचार करना है, क्योंकि बहुत विचारों की बात चल रही है। तो हम सब लोगों को, जैसे कि जबलपुर में हम लोगों ने किया या मंडला में किया है, एक स्कॉलरशिप का वो किया है, लड़कियों को लड़कों को हम सम्मानित करते हैं, इस तरह हमें अपने समाज में करना चाहिए। कई यहाँ पे वो बनाई गई है पटेल समाज की धर्मशालाएं, मंगलशालाएं, वहां पे कमरे बनवाए गए हैं जहां अगर बच्चे बाहर से आके पढ़ना चाहें वो वहां पढ़ें। और यूपीएससी है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, इनकी गाइडलाइंस कोचिंग हम करें। साथ में सबसे बड़ी बात, वेबसाइट, वैवाहिक वेबसाइट हम डालेंगे। वेबसाइट में भी अगर हम इस तरह पहले ही लिख दें कि हम, हमारी शर्त ये है और हम ऐसे से, हमारा बच्चा इतना आगे पढ़ा है, हमारी लड़की इतनी पढ़ी है और हम दहेज नहीं देंगे, तो निसंदेह इन सब जो कुरीतियों पे हम आज विचार कर रहे हैं, इसमें हमको 100% नहीं तो 50% वृद्धि होगी। पढ़ने से और जानकारी मिलने से जब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो हमें निसंदेह इस कार्य में सफलता मिलेगी। और हमारे संस्कारक बंधु जिनको हम यहाँ तैयार कर रहे हैं, उनको भी अपनी संस्कार, जो विवाहिक संस्कार करा रहे हैं, उसके साथ जो दूसरे संस्कार हैं, उसमें भी समय समय पर इस तरह का ज्ञान बांटना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ताकि हमारा समाज के लोग और हम सब लोग आगे बढ़ें और निरंतर अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगी क्योंकि समय भी हम लोग का हो गया है। और आज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहा, और मैं कभी जुड़ पाती हूँ कभी नहीं जुड़ पाती हूँ, लेकिन मैंने अभी जो आज सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने बहुत अच्छे विचार विमर्श किए और आप सबने मेरे को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं जबलपुर में रहती हूँ अभी, और सबको नमस्कार। मेरी बहुत किताबें प्रकाशित हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। तो मैं आदरणीय नीरज भाई साहब को इनवाइट करता हूं कि कृपया आप आए, अपने संक्षिप्त में बात रखें। आदरणीय नीरज सिंह जी। सभी को नमस्कार। मैं की बातें सुन रहा था, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी और बहुत सामाजिक चेतना वाली बातें थी। मैं बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट का समय ही लूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि 13वीं में, जैसे मैंने 90% 13वीं में मैं नहीं खाता हूँ, कई जगह मजबूरी हो जाती है, बहुत दूर है, तो पर मैंने मूलतः 13वीं में खाना छोड़ दिया है। तो मेरा एक ओपिनियन है कि पहले हम खाना छोड़ें, फिर जाना छोड़ें और फिर आयोजन छोड़ें धीरे धीरे। और मैं आप सभी या हम सभी लोग और अन्य जातियों के मृत्यु, ये जो समारोह होता है, शोक समारोह वगैरह में गए होंगे। एक कोई जैन मित्र था, उसके पिताजी के जो शोक सभा था, तो वहाँ चाय वाय कुछ भी नहीं रखी थी। हालांकि वो शहरी लोग हैं तो दूर से नहीं आते, लोकल आते हैं, लेकिन हम पौने घंटे हम लेट पहुंचे हैं और लोग लगभग चलने लग गए थे। बस 5 मिनट अगर हमें और देरी हो जाती तो वो लोग चलने लग जाते। ऐसे ही कहीं सिंधियों के किसी समाज में मैं गया था, क्योंकि मेरे क्लाइंट थे, उनको मैंने बोला कि अभी तो 13 दिन नहीं हुए हैं, मैं आना चाहता हूँ आपके घर में। उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे यहाँ 3 दिन में सब खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमें दूसरे अन्य समाजों से भी सीखना चाहिए कि कैसे क्या कर रहे हैं। और एक और मेरा अनुरोध था कि दहेज प्रथा तो सभी को मालूम है कि खराब होती है, ऐसा ये सही नहीं है। लोगों ने एग्जाम्पल दिए, बहुत अच्छी बात है कि जहाँ लड़की वालों ने स्टेप लिया कि नहीं, हमें यहाँ नहीं जाना है, जहाँ दहेज चल रहा है हमें उस रास्ते पे नहीं जाके हमें अपना रास्ता बदल देना है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, ऐसे एग्जाम्पल्स भी दें जहाँ पे लड़के वाले तैयार हों या बोले हमने ऐसा नहीं किया है। मेरे ख्याल से वो आना ज्यादा जरूरी है। तो जितना मैं जानता हूँ, शायद जैसे जनार्दन जी, हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जनार्दन जी के ससुराल पक्ष के लोग सुंदरा से हैं, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति से काफी आगे हैं, लेकिन जनार्दन जी के पिताजी ने, जनार्दन जी ने स्वयं दहेज नहीं लिया है। तो ये बात मैं कहना चाहूंगा। और भी ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो बताएं कि हम नहीं लेना चाहते हैं तो लड़के वाले हैं, और हमने नहीं लिया है, लड़के वाले स्पेशली।
तो उससे समाज को प्रेरणा मिले। बस इसी के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई आपका, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत आभार। और अगर सभी साथियों को इजाजत हो तो मैं समापन के लिए आदरणीय आचार्य पूरन सिंह ठाकुर सर को सम्मान इनवाइट करता हूं कि सर आप आए और आप अपने आशीर्वचन के माध्यम से हम सभी को मार्गदर्शित करें और आज की इस मीटिंग की आधिकारिक समापन की घोषणा करें। आचार्य जी आप अपना म्यूट कर लें सर, ये एक डेकोरम होता है। जो नहीं बोल रहे हैं कृपया म्यूट कर लें। आचार्य प्रेम माधव जी। जी 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 सभी को मेरा सादर नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और बहुत अच्छी बात आज चली है और मैं पूरे शांति पूर्ण तरीके से सुनता रहा कि अच्छा सब्जेक्ट था और बहुआयामी था। सारे विषय जिसमें चिंतन में आ गए हैं और सबके ध्येय में भी आना चाहिए कि हमें सभी क्षेत्रों में काम करना है। पुरोहित मिशन हमारी जड़ है, लेकिन जड़ के साथ साथ हमारे स्वस्थ होना चाहिए, तना पत्ते पेड़ पौधा सभी। तो ये बहुत अच्छा विषय रहा आज का और मैं बिल्कुल तरह से सहमत हूँ, क्योंकि बात ये है कि जो हमारे पुरोहित हैं तो ज्यादा वेद शास्त्रों के चक्कर में न पड़ करके हमें 3 पीढ़ियों पर काम करना है। अर्थात 3 पीढ़ी, अर्थात जो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है उसका घर में दबदबा होता है, उसी के कहे अनुसार घर में सारे आयोजन होते हैं। तो वो कुछ शास्त्रोक्त या विधि विधान के बहुत अधिक रूढ़िवादी होते हैं, तो हमें कहीं कहीं वह भी करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा अभी 8 तारीख को हमने श्रद्धांजलि सभा कराई, लेकिन कुछ घर के बुजुर्गों का मानना था कि नहीं पूजन होना चाहिए, तो मैं उनकी पूजन भी करा देंगे आपको। तो उनको श्रद्धांजलि सबको क्रमबद्ध है, सबके हाथ में पुष्प दे करके और लाइन से पुष्पांजलि कराई, ताकि उनको लगे कि नहीं ये भी पूजा ही हो रही है। हम जो अलग से घर के अंदर घुस करके जो पूजा करते हैं उस पूजा का ज्यादा महत्व इसलिए नहीं कि उसको कोई देखता नहीं, तो इसलिए हमने वहां जो व्यवस्थित करवाया है, प्रॉपर दमोह से बाजू से लगा हुआ गांव था सिमरी राजाराम, और उनका जो भाई खत्म हुआ था वो एक लड़का अपना भक्त है, शिष्य है, तो उसने कहा नहीं आचार्य जी आप ही से कराना है। तो हमने सोचा कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े आयोजनों में काम करते हैं उनको लगता है कि छोटे आयोजन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये छोटे छोटे आयोजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये घरों में घुस करके किए जाते हैं और घर में जाकर के हम जब पूरे घर को प्रसन्न कर देते हैं तो वही हमारा प्रचार प्रसार करते रहते हैं। बड़े आयोजनों में हम मंच पर गए, माइक से बोल के चले आए, आयोजन करा दिया, चले आए, सबने सराहना कर दी। रूप से जो कार्यक्रम होते हैं वहां जरूरत पड़ती है लोगों को पुरोहित की, तो वहां हमारे पुरोहित व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। तो इसके लिए हमें अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह से काम करना है कि ताकि हर क्षेत्र में कम से कम एक गांव में एक पुरोहित हमारा हो जाए। जिले में कम से कम 50 पुरोहितों का लक्ष्य लेकर के चले और इसके लिए ऑनलाइन क्लासें चलाएं और वैसी क्लासें भी अगर कोई सार्वजनिक जगह है तो वहां भी चला सकते हैं हर संडे को। इस पर हम लोगों ने विचार किया है, रज्जन प्रसाद पटेल जी ने और हमने, कि दमोह में वीरांगना बंतीबाई सामुदायिक भवन है और वो भवन लोधी समाज की कमेटी के अंतर्गत है, तो वहाँ हर संडे को हम लोगों ने क्लास लगाने का विचार विमर्श कर लिया है कि हम हर संडे को 12 बजे से 3 बजे तक 4 बजे तक हर संडे को क्लास लगाएं दमोह जिले के, और अपने पुरोहित तैयार करने के लिए कि उनको साहित्य दें और वहाँ हर हफ्ते में 3 घंटे की क्लास लगा दें। तो जो मन में डर होता है कि कोई जानने वाला होगा, हमसे भूल चूक हो रही है, हमसे बन नहीं रहा है, हमसे मंत्र सही नहीं बन रहा है, तो उनको इसके लिए हमें ये छोटे छोटी जगहों पर भी अपने अपने आयोजन करते रहना चाहिए, यही मेरी मंशा है। बाकी सारे काम जब पुरोहित हमारा पहुंचेगा घर घर तो सारी योजनाएं घर घर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगी पुरोहित के माध्यम से। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आज व्यवसाय क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र सभी विषयों पर चर्चा हुई है और सभी विषयों पर हमें जाना है, क्योंकि सबकी जड़ धार्मिक क्षेत्र है। क्योंकि धार्मिक क्षेत्र समाज की मनोवृत्ति को कंट्रोल करता है, मानसिकता को कंट्रोल करता है और समाज राजनीति को कंट्रोल करता है और राजनीति प्रशासन को कंट्रोल करती है और अर्थ को कंट्रोल करती है राजनीति। इसलिए हमें मूल जड़ जो है हमारा धार्मिक क्षेत्र है, तो धार्मिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हमें सतत प्रयासरत रहना चाहिए। चाहे छोटा कार्यक्रम हो, चाहे बड़ा कार्यक्रम, हर कार्यक्रम यदि हमारे पास समय है तो वहां पहुंचना चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग सतत लगे हुए हैं और ये हमारी जो मीटिंग लगभग 3.5 साल से ज्यादा हो गई है, चल रही है अनवरत, इसका परिणाम देखने मिलने लगा है। और निश्चय है कि हम साल में एक बड़ा प्रोग्राम, जैसे चित्रकूट में हुआ था, ऐसा साल में एक बड़ा प्रोग्राम, चाहे उसको सम्मेलन समझे चाहे प्रशिक्षण के तौर पर एक करें, ताकि इसका मैसेज राष्ट्र में जाता है, पूरे देश में मैसेज गया चित्रकूट का। और कई लोगों ने इस पर हमें आमंत्रण भी दिए, बुलाया भी कि भाई ऐसा हमारे यहाँ भी करना है। तो एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम अपन को हर साल एक करना है। बाकी अपने अपनी जगह पर हम अपने दायरे के आधार पर काम करते रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और समय हो गया है तो औपचारिक रूप से मुझे आदेशित किया गया है कि मीटिंग के समापन की घोषणा करें, तो मैं अब इस मीटिंग के समापन की घोषणा करता हूं। सभी को बहुत बहुत सादर नमस्कार, प्रणाम। बुद्धिजीवियों के लिए मेरा हार्दिक अभिनंदन। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय आचार्य जी, आपका आभार। आप में सदैव